जी, क्या हाल आप सभी के। वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। जैसे कि सब जान रहे हैं कि हमने आपका मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। आपको पता है कि लास्ट जो वीडियो हम लाए थे, लास्ट लेक्चर, उसमें हमने 1916 से लेकर 1932 तक के क्वेश्चंस की बात की गई थी। वो पार्ट फर्स्ट था, बिकॉज उसको मुझे स्टॉप करना पड़ा बीच में, क्योंकि मेरे थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होने लगी थी। अब उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 के रूप में मैं इसको आपको वीडियो अपलोड करूँगा, ये वाली, ठीक है। हमने यहाँ तक देख लिया था, सत्याग्रह के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। गांधी जी के बारे में ये हम कवर कर गए थे। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट उससे पहले आपके लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ मैं, अनाउंसमेंट कर दूंगा उसकी, ठीक है, आप लोगों के लिए। देखिए, हम लाए आपके लिए यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग बैच 01। देखो भाई, सिंपल सी बात है, 24 मई में आप लोगों का प्रीलिम्स होना है, ठीक है। इसके बाद बच्चा कुछ दिन रेस्ट करेगा। मुझको पता है कि थकान हो जाती है, थोड़ा बच्चा घूमता है फिरता है, हम भी उसी जर्नी से आए हैं, ठीक है। तो 28 मई से, ठीक है सर, हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए बैच 01 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। ये 2 मंथ के अराउंड बैच स्टार्ट होगा, मतलब 2 मंथ के लिए इसकी ड्यूरेशन रहेगी बैच की, ठीक है। इसमें अब करना क्या है, देखिए, जिन बच्चों का आंसर की मिला के पता चल रहा है कि भाई हमारा प्री क्वालीफाई हो रहा है, वो तो उसको ज्वाइन करे ही करे। साथ में जिन बच्चों को लगता है कि प्री नहीं हुआ है, बट आप भी उस चीज़ को ज्वाइन करो। उसका रीज़न है कि आपने प्रीलिम्स के लिए जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, एक टाइप से आपने सिलेबस का रिवीजन कर लिया है। अब उसको आप में आंसर राइटिंग के रूप में लिखना आना चाहिए, ठीक है। कि आंसर राइटिंग जिन्होंने कर रखी है बच्चों के लिए उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, जिन्होंने नहीं करा है वो आंसर राइटिंग सीख लेगा। सिंपल है, क्योंकि आपको भाई यदि देखो सिविल सर्वेंट बनना है, ठीक है, तो भाई साहब सीएससी के एग्जाम देने होंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे आपका सेंट्रल का हो, तो आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, सिंपल। तो वो हम आपके लिए बैच लाए हैं। दूसरी बात यह है कि इस बैच में आपको प्रोवाइड क्या क्या मिलेगा, मतलब हम क्या क्या देंगे। हम आपको देंगे 1-to-1 सेशन, ठीक है। लाइव सेशन रहेगा, गूगल मीट पर रहेगा, मॉडल आंसर विद सिनॉप्सिस मिलेगा। जो हमारा लाइव टू लाइव सेशन रहेगा ये हम रखेंगे संडे में, ठीक है। संडे में आप लोग फ्री हो जाओगे, एक सेशन रखेंगे, उसमें हम पूरी वीक की चर्चा करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे, 1-to-1 लेंगे कि आपके क्या क्या डाउट है, आंसर राइटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस पर हम वर्क करेंगे आपके साथ। एज ए आपका एक रिपोर्ट कार्ड जो आपकी प्रॉब्लम का वो हमारे पास आ जाएगा, उसको सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। मॉडल आंसर देंगे आपको, जो जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उसका मॉडल आंसर विद सिनॉप्सिस विद कीवर्ड समरी के रूप में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चन विद करंट थीम पर भी देंगे, मतलब पीवाईक्यू के साथ साथ प्लस आपका करंट अफेयर का थीम भी उस पर इन्वॉल्व रहेगा। बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। डेली आपको कितने क्वेश्चन देंगे उस बारे में हम आपको बताएंगे। एक पीडीएफ लॉन्च करेंगे, उस पीडीएफ में आप लोगों के लिए एक सिलेबस रहेगा, डाटा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि नेक्स्ट डे आपको कौन सा क्वेश्चन लिखना है और कौन सा नहीं लिखना है, ठीक है। और आपका क्या सिलेबस रहेगा और क्या नहीं रहेगा, ठीक है, इस बारे में बात कर लेंगे। अब नेक्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस की जो थीम है इंपॉर्टेंट हम कवर कराएंगे आपको। वीकली टेस्ट लेंगे, वीकली मतलब देखो हम टेस्ट लेंगे आपका संडे में या सैटरडे में, ठीक है। वैसे मोस्टली बात है हमारी कि हम आपका सैटरडे में टेस्ट लें, क्योंकि संडे में हमारा 1-to-1 सेशन रहेगा। और आपकी जो जो प्रॉब्लम होगी वो हमारे, जब आप टेस्ट दोगे सैटरडे में तो अब आप हमारे सामने रख दोगे प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, हमें भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको जो गाइडेंस करेगा वो क्या इस लायक है कि आपको गाइड करे। तो अब आप देखिए, इसमें जो जो मैंने डिटेल्स ऐड कर रखी है वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे और बहुत ही रियलिस्टिक है हर चीज़, ठीक है। हमारी एक टीम बनाई है मैंने, उसमें क्या है कि देखिए, जो हमारे आरजी सर हैं वे XIRSE इंडियन रेलवे में रह चुके हैं। सोशोलॉजी जो उनका है ऑप्शनल है, स्पेशलिस्ट हैं। और भैया 3-4 साल का, मेरे ख्याल से 5 ईयर्स मोर का इनको एक्सपीरियंस है यूपीएससी जीएस फैकल्टी के रूप में। मैं विशु बर्मन, यूजीसी नेट JRF क्लियर हूँ। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल स्पेशलिस्ट है, एक्सपीरियंस मैं खुद रखता हूँ 3-4 साल का, हमारे अपने जीएस फील्ड में पढ़ाता हूँ। अमन सर जो हैं वो एक्स फैकल्टी ISOPIDO का है, ठीक है, और ये एक्सपीरियंस है यूपीएससी जीएस फैकल्टी उसमें, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है। दूसरा, हम देखो सिंपल सी बात है भैया, हम क्वांटिटी के साथ साथ प्लस क्वालिटी दोनों पर ध्यान देते हैं। मतलब कि भैया सीटें सिर्फ हमारे पास लिमिटेड है बैच 1 में, 30 सीटें हिंदी मीडियम की है, 30 सीटें ही हमारे इंग्लिश मीडियम की है। टोटल सीटें हुई कितनी, 60, ठीक है। मैंने पहले बोला है सीटें इज़ लिमिटेड, ठीक है, सीटें बहुत लिमिटेड है, पहले बोल रहा हूँ। 699 फीस हमने रखी है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस से बहुत डाउन प्राइस पे आप लोगों के लिए मैं ये प्रोग्राम लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए हम लोग कितना काम कर सकते हैं विद ऑनेस्टी, ठीक है। प्राइस हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा है, ये इसलिए इसी प्राइस भी इसलिए रखा है कि आप लोग सीरियस होकर थोड़ा सा समझो कि हाँ यार, पढ़ाई करें, हमने पैसे दे रखा है इसलिए, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि आदमी ठान लेता है कि भाई मुझे सुबह वर्कआउट करना है, यदि उसने जिम में सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जिम में फीस दे रखी है, तो वो जाएगा कि उसको पता है कि भाई मैंने यहाँ पैसे दे रखे हैं। यदि वो ऐसा ही है कि यार कोई इनरोलमेंट नहीं कर रखा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा हल्के में रहेगा, ठीक है यार देख लेंगे, है ना। तो इसलिए मैं लाया हूँ कि आपकी सीरियसनेस रहे 699 रुपीज़ में, ठीक है। अब स्टार्ट का पूरा प्रोग्राम ये हो रहा है 28 मई में प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में रहेगा कंप्लीट। अब जिस बंदे को, जिस भी हमारे कैंडिडेट को इसमें एडमिशन चाहिए इस बैच में, वो हमारे टेलीग्राम की इस आईडी पर सर्च करें CSC, ठीक है, 2001 पर, उसको मैसेज करें कि सर हमें जो है क्या करना है, इस बैच में इनरोल करना है। तो वे आपको एक बार कोड देंगे, उस बार कोड पर आप पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद वे आप उनको क्या भेजोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे, ठीक है, वे आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे आंसर राइटिंग बैच के में, ठीक है।
और आपको मैंने पहले बोला हुआ है कि लिमिटेड सीट इज सीरियस एस्पिरेंट्स ओनली, ठीक है, हम सीरियस एस्पिरेंट्स चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम खुद सीरियस हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बैच 01 आपके लिए है, तो इतना ही मैं बोलूँगा, जाइए ज्वाइन कीजिए, आंसर राइटिंग को अपना निखार कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस इनिशिएटिव को प्यार दिखाएंगे, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते, ज़्यादा देरी ना लेते हुए। CDS 2011 में क्वेश्चन आया था आप लोगों के सामने, यूपीएससी एग्जाम करवा रहा है, जो यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है उसके पीवाई मैं आपको लोग दे रहा हूँ लाके, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में बात पूछ रहा है कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। इट वॉज रिलेटेड टू ए डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड द यूरोपियन मिल्स ओनर्स, ठीक है, रिगार्डिंग हावर्स ऑफ वर्क। सेकंड बोल रहा है, गांधी जी एडवाइज द वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक। मतलब कहने का ये है कि भैया जो मिल हड़ताल हुई थी 1918 में, उसका सीधा जो संबंध है वो श्रमिकों जो लेबर है और यूरोप के जो मिल मालिक हैं, यूरोपियन मिल मालिक जो हैं, उनके बीच विवाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा बात है कि गांधी जी ने हड़ताल पर जाने की सलाह दी, ठीक है। अब एक बात बताओ, जिस बंदे ने अच्छे से मिल 1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल पढ़ रखा है, वो समझ जाएगा स्टेटमेंट की कीवर्ड्स को पकड़ लेगा। वो क्या पकड़ेगा कीवर्ड्स में, पता क्या पकड़ेगा, बताइए जल्दी, फिर मैं बताऊँगा आपको, कमेंट करें। देखो भाई, पहली बात तो ये कि भैया उनका यूरोपियन मिल ओनर से तो कोई मतलब था ही नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वे काम के घंटों को लेकर विवाद में नहीं थे, समझ गए। वे काम के घंटे जो हैं, जो वर्क आवर है, उनको लेकर हड़ताल नहीं कर रहे थे। किसको लेकर हड़ताल कर रहे थे? अब जिसने पढ़ा है वो बता देगा सर, बोनस को लेकर और अपनी जो उनकी वेजेस थी उनमें ग्रोथ को लेकर, समझ गए मेरी बात, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, आपने कहा यस सर रॉन्ग हो गया, फर्स्ट इज़ रॉन्ग। अब हमारे पास बी बचा है और डी बचा है, ठीक है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, क्या गांधी जी ने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने की, मतलब कि गांधी जी ने एडवाइस दी वर्कर को स्ट्राइक करने की, तो यस गांधी जी ने दी थी कि आप पीसफुल स्ट्राइक करें। कैसे करें? पीसफुल। यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा नहीं दिया गया है कि हम बोले नहीं सर गांधी जी ने बोला था कि आप स्ट्राइक ना करें, ये गलत है ना, बल्कि गांधी जी ने दिया था एडवाइस कि आप स्ट्राइक करें, वो भी डिसिप्लिन के साथ और पीसफुल स्ट्राइक करें, ठीक है। तो बी इज़ राइट, बात समझ में आई। अब इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। आप कहोगे सर ऑपरेशन, यस ऑपरेशन करना जरूरी है भाई। देखो इसके थोड़े कहते हैं ना क्वेश्चन के कि गुर्दे, दिल, फेफड़े सब निकाल लेते हैं थोड़ा ना। चलिए देखो, हम बात कर रहे हैं किसका, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। हुई कब थी ये सन 1918 में हुई थी। 1917 में क्या हुआ था, 1917 में क्या हुआ था पता ना? आपने कहते सर पता है हमको, लास्ट वीडियो में आपने बताया था चंपारण, ठीक है, मूवमेंट हुआ था, इतनी बात समझ में आई। चलिए 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, स्ट्राइक हुई, ठीक है। अब अहमदाबाद कहाँ पर है? आप कहोगे सर गुजरात में है। चंपारण कहाँ है? तो आपको पता है कि चंपारण कहाँ है, बिहार में है। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ कि चंपारण भी आपको रिवाइज रहे, ठीक है। अहमदाबाद है गुजरात में, 1918 में हुआ, चंपारण के बाद हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, इससे जो पार्टीज इन्वॉल्व थी वे कौन कौन सी थी? आप कहोगे जो इन्वॉल्व पार्टीज थी सर, एक तो हमारा टेक्सटाइल मिल वर्कर, मतलब कपड़ा मिल मजदूर, ठीक है। कौन से मजदूर? जो कपड़े की मिल में काम कर रहे थे, टेक्सटाइल में, ठीक है। और इसके बीच थी, एक तो इनके बीच बिटवीन दो लोगों के बीच था, एक जो विरोध था, जो स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है, मजदूर कर रहे थे, किसके विरुद्ध कर रहे थे? वे थे मिल ओनर्स, मतलब मिल के मालिक, ठीक है। दो बात हो गई। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में इनके लीडर कौन थे, लीडरशिप कौन किसकी थी? आपको सर हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी की, ठीक। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया ये बताओ मेन इशू क्या था, किस बात पर ये विवाद हुआ, किस बात पर ये स्ट्राइक की गई? तो आप कहोगे सर 1918 के टाइम पर ही हमारे यहाँ एक बीमारी, भारत में एक बीमारी फैली थी, स्पेशल गुजरात के एरिया में, जिसको हम बोलते हैं प्लेग एपिडेमिक, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्लेग महामारी, सिंपल, ठीक है। जब प्लेग एपिडेमिक फैला तो उस टाइम पर क्या करा, जो मिल के मालिक थे, मिल ओनर्स थे, उन्होंने जो वहाँ के मजदूर थे, जो लेबर थी, उनके क्या करा, उनको बोनस दिया। कौन सा बोनस दिया? आप कहोगे सर उनको दिया प्लेग बोनस, कि भाई थोड़ा सा खर्चा पानी ज़्यादा लो, सुरक्षित रहो अपने आप को, कि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बीमारी से बचो। क्योंकि आपको पता है कि लेबर बीमार हो गई, इससे प्रभावित हो गई, और वे अपना खर्चा पानी अपने, मतलब बोल सकते हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाई, तो किसकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी? आप कहोगे सर मिल की प्रोडक्टिविटी गिरेगी ना,
जो टेक्सटाइल मिल है अहमदाबाद की, तो उसकी तो प्रोडक्टिविटी गिर गई, क्योंकि वहाँ तो लेबर बीमार पड़ गई, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा फिर? तो भाई मिल, अब जो मिल मालिक है उनको तो ध्यान रखना पड़ेगा इनका, सिंपल है। ठीक है भाई, अब बोनस दे रहे थे। अब भाई जब ये महामारी जो थी, प्लेग एपिडेमिक जो था, ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये समाप्त हो गया। जब ये समाप्त हो गया, अब जो इन्हें बोनस मिल रहा था, अब जो इन्हें बोनस मिल रहा था किनको, लेबर्स को, उसको कर दिया ख़त्म बोनस को। ठीक है, बोनस हटा दिया। अब बोनस हटा दिया भैया, वो वाली बात है, पहले तो मिठाई मुंह पे लगा दी या फिर मिठाई वापस खींच ली। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होगी। अब इनको प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये तो गलत बात है, बोनस हटा दिया है। तो इन्होंने अब डिमांड करी कि भैया ऐसा है, हमें बोनस नहीं चाहिए बाबा, एक काम करो, हमारा जो सैलरी है, ठीक है, जो हमारा सैलरी है, जो हमारी वेजेस है, जो हमारी वेज है, जो हमारी मजदूरी है, उसमें भैया 50% की क्या करो, आप लोग करो ग्रोथ। आपने हमसे बोनस तो ले लिया, लेकिन हमारी भैया वेज में तो ग्रोथ करो ना, क्योंकि पहले के बाद थोड़ी चीज़ें महंगाई होने लगी, इन्फ्लेशन होने लगी। इन्होंने डिमांड रख दिया कि भाई बोनस तो आपने छीन लिया, जब तक बोनस था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अब आप हमारी जो है वेज जो है हमारी सैलरी उसको इंक्रीज़ करो। ठीक है, ये बात हो गई। अब लेकिन जो डिमांड तो ये किसकी थी, लेबर की थी, लेकिन जो मिल के ओनर थे, जो मालिक थे, वे बोले थे भाई हम सिर्फ आपको 20% ही रेट पे आपको 20% की ग्रोथ कर सकते हैं आपकी वेजेस में, आपकी मजदूरी में हम बस और बस 20% ही फ़ायदा दे सकते हैं या बढ़ोतरी कर सकते हैं, आपकी सैलरी का 20% हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन गांधी जी बोले लेबर को कि यार देखो, तुम 50 डिमांड कर रहे हो, अगला 20 देने को तैयार है, ठीक है, तो एक काम करो, बीच का रास्ता लेके चलो। गौतम बुद्ध का कहना कि मिडिल पाथ लेके चलो। ऐसा करो कि भैया 35% पे बात रख दो, बात खत्म, ना तुम्हारी ना हमारी। 15% तुम कम करो, 15% इसको आगे बढ़ने दो, आगे 35%, सिंपल है। तो गांधी जी ने बोला कि 35% का समर्थन करो, ठीक है, और समर्थन हुआ। बात समझ में आई। दूसरी बात, अब भाई साहब जो हमारी ये अहमदाबाद मील हड़ताल है, ठीक है, इनमें हमारे गांधी जी का, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, उनका क्या रोल रहा है। उन्होंने बोला था लेबर्स को कि भाई ऐसा है, अपनी डिमांड तुम रख रहे हो सही है, लेकिन थोड़ा उचित रखो और पीसफुल स्ट्राइक करो, ठीक है, डिसिप्लिन में रहो, नॉन वायलेंस रहो, वायलेंस मत करो बिल्कुल भी, ठीक है, समझ गए। और जब गांधी जी को लगा ना कि भाई अब जो हमारे मजदूर है, जो लेबर है, उनका मोराल जो है वो गिरने लगा, तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने कहा भैया अब करते हैं भूख हड़ताल। कैसा, हंगर स्ट्राइक, या फास्ट स्ट्राइक बोलो या बोलो हिंदी में भूख हड़ताल। क्योंकि गांधी जी ने देखा यार इनका तो मनोबल गिर रहा है, ठीक है, और भाई आपको पता ही है कि कोई भी मालिक जो है इतनी जल्दी तो मानता नहीं है, ठीक है, उसको तो दिखाना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा दर्द देना पड़ता है। तो गांधी जी ने कहा भैया ठीक है, हम करते हैं हंगर स्ट्राइक। बात समझ में आ गई। और आखिरी में जो मामला था वो कैसे, मिडल पाथ के द्वारा, ठीक है, एर्बिट्रेशन के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा सॉल्व हो गया, सिंपल है। अब रिजल्ट क्या निकला इस हड़ताल का, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट की बात करते हैं, इस स्ट्राइक का रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो भैया देखो 35% वेजेस में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया, इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, सबसे बढ़िया बात। दूसरी बात, जो गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस है ना, जो प्रभाव है, वो लेबर मूवमेंट में क्या हो गया, वो बढ़ा है, ठीक है, कि हाँ यार गांधी जी हमारे लिए तो एक देवता के समान है। उन्होंने हमारी मांगों को रखा और सरकार ने माना, ठीक है, उन्होंने झुका दिया, जो मिल ओनर्स थे, सॉरी सरकार नहीं, जो मिल ओनर्स थे उनको झुका दिया, ठीक है, मिल के मालिकों को झुका दिया गांधी जी ने। तो गांधी जी का जो वो ना ओरा जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस, वो बढ़ा है, ठीक है। दूसरा, भारत में सत्याग्रह का जो मेथड है वो लेबर मूवमेंट में क्या हुआ, अप्लाई हुआ और वो सक्सेस हुआ। बात समझ में आ गई, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब मैं आपसे बोलता हूँ, जो चंपारण मूवमेंट था, जो चंपारण मूवमेंट था, किसका था, वो आपको पीजेंट मूवमेंट था, वो किसानों को लेकर था। बात समझ में आ गई। और जो अहमदाबाद है वो लेबर को लेके है। बस कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इतना मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, बताइए जरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है, गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ मास मूवमेंट, गांधी जी जन आंदोलन के पक्ष में थे। यस, गांधी जी के आपने देखा जितने भी आंदोलन है, आपने इधर चंपारण पढ़ा है, मिल अहमदाबाद मिल हड़ताल स्ट्राइक पढ़ा है, ठीक है, तो सब में जन आंदोलन था ना। बात समझ में आ रही है। असहयोग आंदोलन में जन आंदोलन, आपका दांडी मार्च भी जन आंदोलन। तो हाँ, गांधी जी जन आंदोलन के पक्ष में थे, फेवर में थे, यस, मास मूवमेंट के फेवर में थे। पहला राइट हो गया, ठीक है, आपने देखा पहला इधर ये रहा सर, पहला ये रहा, पहला इधर, ऑप्शन कर दो। दूसरा, गांधी मूवमेंट ओवर नॉन वॉयलेंट इन कैरेक्टर, गांधी आंदोलन प्रकृति में अहिंसक थे। यस, गांधी जी के जितने मूवमेंट हुए आपने देखा वो कैसे थे, सारे नॉन वॉयलेंस थे। गांधी जी नॉन वॉयलेंस मूवमेंट के द्वारा यही दिखाते थे कि भैया अपने आप को यदि आप दर्द भी दोगे तो सामने वाले को ये फील होगा कि यार ये बंदे में अलग ही मतलब पावर है और उसको दया आएगी, मतलब वो दिखेगा ये हिला सकता है, समझ रहे हो। तो यस, दिस इज राइट, ठीक है। तीसरा, गांधीवादी आंदोलन में नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी, ये गलत है, ऐसा नहीं है।
गांधीवादी आंदोलन में किस नेता की, आपने चंपारण पढ़ाया मैंने आपको, चंपारण में बताया कौन कौन थे आपको, सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है, जब चंपारण जांच कमेटी बैठी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, JB कृपलानी जी भी थे, ब्रजभूषण भी जी थे, ये कौन थे, सारे सब नेता ही तो थे, सब लीडर ही तो थे हमारे। आप देखोगे क्या बोलते हैं कौन है यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी आप देखो, वे भी कौन थे, वे भी नेता थे। तो ये गलत कहना है कि गांधीवादी आंदोलन में, गांधी मूवमेंट्स में लीडर्स नहीं थे, ये गलत है, ठीक है, कोई रोल प्ले, ये तो थर्ड इज रॉन्ग, एक्सट्रीमली रॉन्ग है, थर्ड इज रॉन्ग। तो आपका क्या बचा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऐसे आप लोगों को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, ये मैं पेज एक्स्ट्रा लाया था आप लोगों के लिए, इसमें कुछ समझाना हो तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अब हम रोलेट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन CSC 2015 में आया हुआ है आप लोगों के सामने, ठीक है? क्या बात कर रहा है क्वेश्चन, आपको बोल रहा है विद रेफरेंस टू रोलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, आर करेक्ट। रोलेट एक्ट के बारे में कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहला पढ़ो, रोलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी, भाई जो रोलेट एक्ट है वो सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर बेस है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है द रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज होम रूल लीग, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का यूज़ करने का प्रयास किया, अब हमको नहीं पता। तीसरा बोलता है कि डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है, कोइंसाइडेड विद द रोलेट सत्याग्रह, साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ मेल खाते हैं। भाई साइमन का ये देखो कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये मतलब कितनी रोंग बनाई है। साइमन कमीशन आया आपका 1927 में और रोलेट एक्ट आ रहा है आपका 1909 में। तो अब आप एक बात बताओ, कहाँ भाई 1927 और कहाँ 99, ठीक है, 28 में, सॉरी साइमन कमीशन 28 में, ठीक है। तो 11-10 साल 9 साल का अंतर है, ठीक है, 9 और 10 साल का अंतर है ना, मेरी 9 साल का अंतर है। 9 साल के डिफरेंस में आप कह रहे हो कि भाई साइमन कमीशन के आने के खिलाफ में रोलेट एक्ट का जो मूवमेंट है वो मैच कर रहा है, बकवास हो गया है, 9 साल गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। तो आप कह रहे हो थर्ड डिफरेंस हो गया ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 1-2 साल का डिफरेंस हो तो हम मान सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड इरविन एग्रीमेंट हुआ था 1932 के आसपास, ठीक है, 1935 एक्ट आया तो उसमें बोला गया था, अभी जब आप पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें बोला गया था कि भाई जो 1935 एक्ट आया है उसमें जो हमारे गांधी इरविन जो एग्रीमेंट है वो उसी के बेस पर 1935 एक्ट को लाया गया है, ठीक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो हाँ वो है, क्योंकि 2-3 साल का अंतर है, ये 9 साल का अंतर है यार, अब खुद ही देखो ना, कोई मतलब नहीं बनता है दूर दूर तक। तो थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड आप काट दोगे तो आप किस पे आओगे, पहला और दूसरा तो राइट है हमारा, पहला दूसरा राइट है, यस ये राइट है कि रोलेट एक्ट जो है था वो सेडिशन कमेटी के बेस पर आया था, ठीक है, इसमें कोई मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बी ऑप्शन इज राइट आपका, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब थोड़ा सा हम इस बारे में नज़र डाल लेते हैं। देखो भाई जब हम बात कर रहे हैं रोलेट एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब ये बताओ रोलेट एक्ट हुआ कब था, आप कहोगे सर ये तो 1999 में हुआ रोलेट एक्ट हमारा, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, रोलेट एक्ट ऐसा क्या था रोलेट एक्ट में कि लोगों को क्या करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा इसका। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये डिटेंशन विदाउट ट्रायल था, डिटेंशन विदाउट ट्रायल मतलब कि बिना मुकदमे की गिरफ्तारी। भाई आप पे कोई मतलब कोई केस नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, आपका कोई वारंट नहीं आएगा आपके लिए, आप सीधा गिरफ्तार, आपको जिस पे शक हो उसे जेल में डालो, ठीक है, जिसे शक हो उसे जेल में डाल दो। मतलब ये तो किसके लिए लाए थे, जो हमारे रिवोल्यूशनरी हो रहे थे ना उनको दबाने के लिए, क्रांतिकारियों को मतलब बोल सकते हैं कि कैद करने के लिए, ठीक है, या उनको दबाने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को, तो ये एक्ट लाया गया, इसको बोलते हैं काला कानून। क्या बोलते हैं, काला कानून ही बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा ये लाया गया कंट्रोल ओवर प्रेस, ठीक है, प्रेस पर कंट्रोल करने के लिए, प्रेस को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए जो हमारा प्रेस है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि प्रेस में क्या होता था कि लेख लिखते थे, रिवोल्यूशनरी जो थे हमारे वो लेख लिखते थे, लोगों के मन में देशभक्ति जगाते थे और अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जाता था। तो अंग्रेज परेशान हो गए कि यार इसको तो इससे तो बढ़ावा मिल रहा है, तो एक काम करो अखबार जितने भी छप रहे हैं उन पर कंट्रोल कर लो, ठीक। तीसरा, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, सिंपल सी बात है रोलेट, इन दो से हमें पता चल गया कि भैया क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक रहे हैं, ठीक है, सरप्रेस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, बस समझ में, सरप्रेस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक। अब क्या होता है भैया, इसके खिलाफ रोलेट एक्ट के खिलाफ चलता है भैया सत्याग्रह। क्या चलता है, रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या चल रहा है हमारा, सत्याग्रह चल रहा है, सॉरी इनको कौन चला रहा है भाई, इनको जो चला रहे हैं हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी, ठीक है। अब ये गांधी जी का पहला, हमारे गांधी जी का पहला कैसा आंदोलन था, आप कहोगे नेशन वाइड मूवमेंट था। ये कहता था राष्ट्रव्यापी आंदोलन, इंग्लिश में बोले तो नेशन वाइड मूवमेंट।
मतलब कहने का ये है, जो रोहित सत्याग्रह था वो गांधी जी का पहला नेशन वाइड था, बड़े स्तर पे था, राष्ट्र लेवल पे था, देश लेवल पे था। बिकॉज उससे पहले जब गांधी जी 1918 में जो करा, 1917 में जो करा, जैसे चंपारण हो गया या हमारा अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गया, ठीक है, ये कैसे थे, ये थे हमारे एक छोटे से एरिया बेस, ठीक है। लेकिन अब ये जो था एक बड़े लेवल पे था, ठीक है, नेशन वाइड था, ठीक। यहाँ सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। गांधी ने क्या करा, सत्याग्रह मूवमेंट तो चला ही रहे थे, यहाँ पे इन्होंने स्टैब्लिश की सत्याग्रह सभा। यहाँ इन्होंने क्या करा, इसको स्थापित किया, इस मूवमेंट को चलाने के लिए, ठीक है। और हड़तालें चलने लगी, मतलब देश स्तर पर, नेशनल लेवल पर क्या होने लगी, हड़ताल होने लगी, ठीक है। आह्वान करते हड़ताल का, बस समझ में आ गई। अब इसी से रिलेटेड एक इवेंट हुआ था, आपको पता है क्या, आपको हाँ सर याद आया, हमारा जलियांवाला बाग, ठीक है, मैस्केयर, ठीक है, मैसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको बोलते हैं। अब आप ये कहोगे सर ये तो बात सही है, ये कब हुआ था, ये रोलेट एक्ट आने के बाद हुआ था, 13 अप्रैल उसी सन में हुआ था 1919 में, ठीक है। अब भाई बैसाखी का दिन था, अमृतसर नाम का स्थान था, मतलब अमृतसर शहर में, ठीक है, यहाँ पर एक जलियांवाला बाग था, बात समझ में। और बैसाखी का दिन था, कैसा था, बैसाखी फेस्टिवल था, जब गेहूँ कटता है तो उस पर बैसाखी होता है, बैसाखी का फेस्टिवल था, सब लोग बाग में आए हुए थे, ठीक है, अपना इंजॉय कर रहे थे, ठीक है। और कुछ इसमें सदस्य ऐसे थे जो थोड़ा सा विरोध कर रहे थे हमारे रोलेट एक्ट का, और कुछ लोगों ने विरोध किया था किसका, हमारे जो कुछ क्रांतिकारी की गिरफ्तारी पर, जिनका नाम डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू, इनकी गिरफ्तारी में यहाँ पर कुछ लोग आए और विरोध भी कर रहे थे, ठीक है। ये कोई बात आप लोगों की बस समझ में। अब क्या होता है, पीसफुल गैदरिंग हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। एक ब्रिटिश अधिकारी आता है, ठीक है, डायर, जिसको मतलब जनरल डायर आता है, ठीक है। वो बिना चेतावनी के कुछ नहीं करता, इन लोगों पर धड़ाधड़ गोली चलाता है, इतना बदतमीज आदमी होता है। शुक्र हुआ कि हमारे जो सरदार उधम सिंह हैं उन्होंने कर दिया, ठीक है। चलिए, ऐसे को क्या जीने के आगे, ठीक है। देखिए भाई, न्याय की बात वहाँ करेंगे ना आप, न्याय तो हम, न्याय जहाँ मिलेगा वहीं तो न्याय की बात करेंगे, न्याय नहीं मिलेगा तो वहाँ क्रांति की बात होगी, सिंपल बात है, ठीक है, बस समझ में। अब बाग का ये जो बाग था ना, इसका जो मेन एंट्रेंस था, जो ये मेन एंट्रेंस था बाग का, ठीक है, वो कैसा था, वो बहुत पतला था, ऐसा था, एक कुछ आदमी आ सकते थे एक साथ एक बारी में, ठीक है। अब जिससे बाहर, अब एक बात हो, बहुत छोटा सा जब मेन गेट होगा तो बड़ी आबादी तो बाहर नहीं जा सकती ना। अब आप एक बात बताओ, ये पतला सा मेन गेट है, आबादी धीरे धीरे आराम से बैठी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एकदम से गोलियां चलने लगे तो ये भागे गेट की, और कैसे जाओगे आप, ये तो नहीं जाओगे, ठीक है। तो कई लोग जान बचाने के लिए, यहाँ एक कुआं था उसमें कूदे बेचारे, ठीक है, मतलब मैं उन्हें बेचारे नहीं बोलूँगा, हिम्मतदार आदमी थे, ठीक है, बस समझ में आ रही है। तो मतलब उन्होंने अपनी जान कमाई, ठीक। अब इसी चीज़ में रोलेट एक्ट के खिलाफ तो विरोध था ही, ठीक। अब पंजाबियों में जो है मतलब जो बढ़ती राष्ट्रपिता है, कारण क्या था, मतलब इसका गोली चलाने का रीज़न क्या था, जनरल ओ डायर ने जो गोली चलाई उसका रीज़न क्या था। एक तो हमारे रोलेट एक्ट के हमारा नहीं, जो ब्रिटिश रोलेट एक्ट लाई थी उसके जो खिलाफ जो मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, एक तो वो रीज़न बना। दूसरा, जो हमारे पंजाबी लोग हैं, जो पंजाब के लोग थे, उनमें नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़, मतलब राष्ट्रवादी गतिविधियाँ क्या होने लगी, बढ़ने लगी, ठीक है, रिवोल्यूशन निकलने लगे, बस में जैसे हमारे भगत सिंह और अजीत सिंह, भगत सिंह जी के चाचा, ठीक है, ये सब। तो ब्रिटिश को ये सब चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, ब्रिटिश लोग परेशान हो गए, ठीक है। जब ब्रिटिश लोग परेशान हो गए तो उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया कि भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दो, ठीक। अब इसके रिजल्ट क्या निकले, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या हुई, इसके रिजल्ट क्या निकले कि भैया अब राष्ट्रीय आंदोलन मोड आ गया, टर्निंग मोड आ गया नेशनल मूवमेंट का, ठीक। अब जो भारतीयों का ट्रस्ट था ना, जो इंडियंस का ट्रस्ट था थोड़ा बहुत ब्रिटिश पर, थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म हो गया ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी ने, हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या चलाया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसको बोलते हैं आप लोग, असहयोग आंदोलन, ठीक है, मतलब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसी के चलते जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, देखो जितने भी हमारे लीडर्स रहे हैं ना फ्रीडम फाइटर में, चाहे किसी का कंट्रीब्यूट 1% भी रहा है, उनको भी हम रेस्पेक्ट देके बात करनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी रहे, ठीक है, उन्होंने इस जो हत्याकांड हुआ था ये जलियांवाला बाग, इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो टाइटल था, जो उपाधि थी, उसको क्या करती है, वो वापस लौटा दी ब्रिटिश को, भैया से तुम अपने दौरे रखो, हमें ना जरूरत है, सिंपल सी बात है, देसी बात से बोलो, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार को लगा यार बहुत ज़्यादा हमारा विद्रोह होने लगा, गलती हो गई, अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो उन्होंने बनाई एक जांच कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बनाई, और उस इंक्वायरी कमेटी का नाम क्या था, हंटर कमेटी, क्या था भाई, हंटर कमेटी उनका नाम था, बस समझ में।
हंटर कमेटी का फॉर्मेशन किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने किया। मोटिव क्या था? घटना की मतलब जो एक्सीडेंट हुआ उसकी इंक्वायरी करना। बस समझ में आ गया। अब इसी चीज़ में भाई ब्रिटिश सरकार ने तो बना दी इंक्वायरी कमेटी, हमारे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी क्या बनाई? अपनी खुद की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसके मेंबर कौन कौन थे? आप कहोगे सर हमारे महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, और एक हमारे चित्तरंजन दास जी। ये 3 मेंबर थे, बड़ा ध्यान से रखना, महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी, ठीक है। ये 3 मेंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी उसकी इंक्वायरी कमेटी में इन्होंने खुद की अपनी बनाई थी अलग से। ब्रिटिश सरकार ने तो बना दी थी हंटर कमेटी, बोल दिया था, इसमें छोड़ दिया था बकवास, ठीक है, बस समझ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 के बारे में। असहयोग आंदोलन के बारे में बात चल रही है। इट इंक्लूड द सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड हॉनर्स, मतलब इसमें जो टाइटल्स एंड हॉनर्स हैं, जो उपाधि और सम्मान है, उनका समर्पण शामिल है कि भैया समर्पण त्याग दिया, मतलब ठीक है, ये बात सही है। जैसे कि हमारे नाइटहुड उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है, पीछे क्वेश्चन जो हमने किया है इसमें, ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के द्वारा, ठीक है, बात सही है। दूसरा, हैंड स्पिनिंग एंड वेविंग वेयर टू बी इनकरेज, हाथ से कताई और बुनाई को प्रोत्साहित किया जाना था, ये बात सही है भैया। नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट करते ही नहीं, हम तुम्हारा ना तो माल खरीदेंगे ना कुछ, हम तो खुद का बनाएंगे, मतलब कॉर्पोरेशन का मतलब ये तो है ना। कॉर्पोरेशन का मतलब कि भाई सहयोग नहीं कर रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। दिस इज राइट स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड, अनटचेबिलिटी वॉज टू बी गिव अप, छुआछूत का त्याग किया जाना था, ठीक है, यस। ये क्योंकि ये एक मूवमेंट जो था इसका एक सोशल मोटिव भी था कि भैया हम रिमूवल करेंगे अनटचेबिलिटी को, ठीक, ये इसका पार्ट था, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट है। कोई मूवमेंट हो रहा है तो इसमें पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो राइट है, दिस राइट, ठीक है। तीसरा, पंचायत वर टू बी स्टैब्लिश्ड फॉर द मतलब सेटलिंग डिस्प्यूट्स, मतलब विवादों को सुलझाने के लिए अब हम तुम्हारे न्यायालय में नहीं जाएंगे, ब्रिटिश के कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमारी खुद की पंचायत होगी, हम खुद फैसला करेंगे। तुम्हारे न्यायपालिका पे हमें विश्वास ही नहीं है, ब्रिटिश की न्यायपालिका पे। लोगों ने क्या करा, क्योंकि नो कोऑपरेशन है ना, कि हम तो कोऑपरेट कर ही नहीं रहे, तुम्हें सपोर्ट करते ही नहीं भाई, हम न्याय खुद करेंगे। पहले से हमारी पंचायत चलती थी, आज भी पंचायत के द्वारा अपने न्याय करेंगे, ठीक। तो विवादों को सुलझाने के लिए पंचायतों की स्थापना की जानी थी, यस, ठीक है। ये एक मतलब बोल सकते हैं कि पॉइंट्स थे नो कोऑपरेशन मूवमेंट के, ठीक है। तो आप कहोगे सर यस, तो राइट आंसर, चारों के चारों राइट आंसर है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा इस बारे में प्रकाश डाल लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखो भाई, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था आपका, मतलब असहयोग आंदोलन जिसको बोलते हैं, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? आप कहोगे सर 1920 में हुई थी, ठीक, क्योंकि 99 में क्या हो चुका था हमारा, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट विरोध मूवमेंट, ठीक, ये सब चलने लगा था। इसके लीडर कौन थे? आप कहोगे सर हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दो, मैंने कहा किसके लिए चले हैं, किसके लिए स्टार्ट किया था? तो आप कहोगे सर जलियांवाला बाग हत्याकांड एंड खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, इन दोनों के जॉइंट्स को ऐड किया गया और जब हमने चलाया महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए, अब मेजर प्रोग्राम क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के? मैं पूछूं आपसे, मेजर प्रोग्राम क्या थे नॉन कोऑपरेशन? सीधा सिंपल सा बात चल रहा है कि भाई जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, उनमें बाइकआउट करो, हमें जाना नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल किसके थे? ब्रिटिश सरकार के। जितने भी कोर्ट्स हैं, मतलब अदालतें हैं, वहाँ हमें न्याय की मांग नहीं करनी है, उसे नहीं जाना है। जितने भी फॉरेन क्लोथ्स हैं, विदेशी वस्त्र हैं, उनको भी नहीं करना है, क्योंकि वो विदेशी हैं, पैसा बाहर जाएगा। हमें इन्हें सपोर्ट करना ही नहीं इकोनॉमिकली, ना वैसे करना है, ना इकोनॉमिकली सोशली, किसी टाइप से हमें इनको सपोर्ट नहीं करना है, सिंपल सी बात। जो भी गवर्नमेंट जॉब पर हैं, ठीक है, उनको भी बाइकआउट करो। ये इसके मेजर प्रोग्राम थे, ठीक है, बस समझ में। अब कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कौन कौन से थे? ये तो मेजर प्रोग्राम हुए। अब बात करें हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की, मतलब रचनात्मक कार्यक्रम, ठीक है, मतलब किस किस चीज़ का प्रचार किया गया। हमें बोला गया कि भैया प्रमोशन करो खादी को, खादी का प्रमोशन करो, प्रचार करो, ठीक है, खादी वस्त्र बनाओ, चरखा बुनो, बट ब्रिटिश माल, ब्रिटिश कपड़े नहीं खरीदना है। न्यायालय के लिए पंचायत लगाओ भाई, पंचायत इस्टेब्लिश करो, यदि न्याय चाहिए, हमें अंग्रेजी की कोर्ट में नहीं जाना है। नेशनल एजुकेशन सिस्टम लाओ, ठीक है, और भैया रिमूवल द अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को क्या कर जाए, ख़त्म किया जाए। तो ये इनके क्या थे? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे, ठीक। अब बात कर रहे हैं कि भैया अच्छा एक बात बताओ, वाई विड्रॉन मतलब आंदोलन एंड क्यों हुआ, मूवमेंट को समाप्त, नो कॉर्पोरेशन जो असहयोग आंदोलन है उसको समाप्त क्यों किया? सबको पता है कि क्यों समाप्त हुआ था, क्योंकि ये कैसा मूवमेंट था? ये तो नॉन वायलेंस, कैसा नॉन वायलेंस मूवमेंट था। बट 1922 में मूवमेंट चल रहा था अच्छा खासा, इसके 2 साल बाद 1922 में एक घटना होती है,
चोरा चोरी इंसिडेंट, याद होगा, चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरा चोरी हत्याकांड, सॉरी चोरा चोरी कांड जिसको बोलते हैं, ये यूपी के एक जिले में होता है, ठीक। तो वो होता है, और ये जो मूवमेंट, ये जो क्या होती है, वॉयलेंस होती है, ये हिंसा होती है, ठीक है, जो क्योंकि यहाँ थाना जला दिया जाता है, ठीक है। तो अब गांधी जी ने बोला था अभी नो कोऑपरेशन मूवमेंट कैसा है कि नॉन वायलेंस है, ठीक है, शांति से करना है, बट चोरा चोरी कांड ने जब थाना जलाया, फूका, बहुत सब कुछ हुए, तो अब गांधी जी टूट गए क्योंकि वॉयलेंस हो गया। तो गांधी जी ने बोला भैया अब हम इस मूवमेंट को क्या करते हैं, एंड करते हैं, अब हम इसको नहीं चलाएंगे। बस समझ में आ गई। दूसरा इस बात का ध्यान रखें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1922 में, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट क्या था, फर्स्ट जन आंदोलन था, मास मूवमेंट था, ठीक है, और जिसमें हमने बाइकआउट की बात की है, कंसेस्टिव प्रोग्राम की बात की थी, ये शामिल थे, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोल रहा है कि साइमन कमीशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइमन कमीशन डिड नॉट इंक्लूड अ सिंगल इंडियन मेंबर, ठीक है, तो इट इज़ पर्पज वॉज टू प्रिपेयर ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। मतलब साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, ये तो बात राइट है क्योंकि इतना तो आपको पता होगा। हालांकि इसका मोटिव भारत के लिए भविष्य का संविधान तैयार करना था, ठीक है। क्या ये बात सही है, अब आप लोग बताओगे हाँ या नहीं। सेकंड पढ़ते हैं, द मेंबर ऑफ द कमीशन, ठीक है, डिसकंटिन्यूटेड देयर वर्क इन द फेस ऑफ द, ठीक है, कंट्री वाइड एग्रेशन, ठीक है, देशव्यापी आंदोलन को देखते हुए आयोग के सदस्यों ने अपना काम बंद कर दिया। अब एक बात बताइए, क्या साइमन कमीशन रिपोर्ट आगे नहीं गई थी, आपको कोई सर गई थी, जब वो आगे गई थी, फॉरवर्ड हुई है, ब्रिटिश सरकार के पास गई है, तो उसने अपना काम कैसे बंद कर दिया, हम तो बंद नहीं करा होगा, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग करो, खत्म, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ राइट कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब साइमन कमीशन आया तो उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए तो विरोध हुआ था, इसलिए तो भैया लाठीचार्ज हुआ था और हमारे लाला लाजपत राय जी जख्मी हुए थे इस विरोध में, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ राइट। दूसरी बात भैया जो एक बात और देखो, ये बात हकीकत है, इसका मोटिव भारत के लिए इन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करना था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो भाई, जो साइमन कमीशन की हम बात कर रहे हैं, ये आया कब, 1927 में, क्योंकि 1990 एक्ट में क्या बोला गया था कि भैया हर 10 साल बाद एक कमीशन आएगा, वो रिव्यू करेगा इंडियन की सिचुएशन पे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितना रेडी है या फ्रीडम मिलनी चाहिए या नहीं, इन सब बेसिस पे, ठीक है। तो 1919 के बाद 1927 में आ गया, इसको आना था कब, 1928 से 1929 में आना था इसको, ठीक है, लेकिन 2 साल पहले आ गया साइमन कमीशन आया 1927 में, ठीक है। इसका साइमन कमीशन का फॉर्मेशन, गठन किसने करा था भैया, ब्रिटिश के जो पीएम थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, स्टैनली बेल्डविन ने इसका गठन किया, ठीक है। साइमन कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, आप कहोगे सर जॉन साइमन, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ वाह अपोज्ड, ठीक, मतलब कि विरोध क्यों हुआ, विरोध भैया सिंपल सी बात है, आप भारत के लिए तो संविधान मतलब बनाने की बात कर रहे हो, देख रहे हो कि वो संविधान के मतलब भारत रेडी है क्या, ठीक है, बस समझ रहे हो, आप ये सब तो देख रहे हो कि भाई संवैधानिक सुधार होने चाहिए, समीक्षा देखनी चाहिए, बट उसमें भारत का मेंबर भी ऐड नहीं किया आप लोगों ने, मतलब आप तो सब अपनी नज़र से देखना चाह रहे हो, भाई आप अपनी नज़र से तो हमारे को जुर्म कर रहे हो, तो आप क्यों मौका छोड़ोगे, सिंपल। तो इसलिए हुआ कि भैया एक भी इंडियन मेंबर नहीं था कमीशन में, ठीक है, इसलिए विरोध हुआ इसका कमीशन का, ठीक है। दूसरी बात, इंडियन ने ये माना कि नेशनल इंसल्ट माना कि मतलब हम इस लायक नहीं है कि तुम्हारे कमीशन में ऐड हो सकें, क्योंकि बोला गया था भाई हमें नहीं लगता साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर, इसलिए ऐड नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि हमें लगता है कि इंडियन इस लायक नहीं है कि वो हमारे इस नॉलेज को मतलब बोल सकते कि इक्वल हो, जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, इतना पढ़ा लिखा नहीं है कोई, तो ये क्या हुआ, ये तो इंसल्ट हुई हम लोगों की, बात करते हैं नेशनल इंसल्ट हो गई, ठीक है, इसलिए विरोध हुआ। अब इससे रिलेटेड से रिलेटेड जो मेजर इवेंट्स हैं, जो मेजर घटनाएं हैं भैया, एक तो ये कि ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए, नारे लगे, गो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, निकल भाई साइमन निकल यहाँ से, ठीक है, गो बैक के नारे लगे। दूसरी बात, लाठीचार्ज हुई, तो हमारे जो लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है, उनमें जख्मी हो गए, ठीक, और उनकी लाठीचार्ज में क्या हो गई, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई बाद में उनकी, ठीक है, बस समझ में, इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, आयोग ने अपना काम बंद नहीं किया था, विरोध के बावजूद उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है, और वो ब्रिटिश सरकार को सौंप के गया था, बस समझ में आ गई। और ये जो साइमन कमीशन आया था वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो इम्प्रूवमेंट है, जो सुधार है, उसकी समीक्षा करने के लिए आया था, मतलब उसकी बात करते हैं, उसको रिव्यू करने आया था, ठीक है, बस समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमने हर टाइप के क्वेश्चन टच कर लिया, चाहे वो साइमन कमीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका जलियांवाला बाग से रिलेटेड हो, रोलेट एक्ट से हो, ठीक है, आपका चंपारण मूवमेंट से हो,
अहमदाबाद मिल हड़ताल हो, हमने हर चीज़ें कवर कर ली लास्ट वीडियो में। गांधी इरविन के बारे में देख लिया, तो जैसे पिछले वाली वीडियो है, ठीक। अब बात करें थोड़ा सा, हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कुछ जो हमारे प्यारे भगत सिंह जी हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखो भाई, क्या हुआ था, साइमन कमीशन जब हुआ, लाला लाजपत जी की डेथ हो गई उसमें लाठीचार्ज के कारण, तो इससे क्या होगी, जो हमारे रिवोल्यूशनरी थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चंद्र सिंह आज़ाद, ठीक है, उनमें क्या हो गया, आक्रोश बढ़ गया। क्योंकि लाला लाजपत राय भी कौन थे, अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी थे पंजाब के, ठीक है, तो उन्हें भी क्या आक्रोश बढ़ गया। तो जब उनकी डेथ हो गई तो भगत सिंह जी ने प्लान बनाया सबने कि भाई हम इनकी मौत का बदला लेंगे। तो इनकी मौत का बदला लेना था सैंडर्स की हत्या, ठीक है। अब दूसरी बात करनी, ठीक है, सैंडर्स हत्याकांड, इन्होंने इसको अंजाम दिया भगत सिंह ने और उनके साथियों ने, ठीक। इनका टारगेट जबकि इनका टारगेट किसको निशाने पे लाना था, जेम्स स्कॉट को टारगेट पे लाना था, लेकिन वो उस टाइम उसमें नहीं आया, गाड़ी में जहाँ इन्होंने बम फेंका था उसमें कौन था, सैंडर्स बैठा हुआ था, ठीक। बस समझ में। प्रमुख साथी कौन कौन से थे, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब, ठीक। बस समझ में। ये सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था भाई, सॉरी 1928 में। साइमन कमीशन का मैंने 1927 में। बस समझ में, पता होना चाहिए, कई बार आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लिया करता है, ठीक है। इसके बाद 1929 में भगत सिंह जी, ठीक है, और बटुकेश्वर दत्त जी ने, कौन थे हमारे भगत सिंह जी प्लस बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, इन्होंने दिल्ली असेंबली जो थी, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करता, बम फेंका था। कहता ना भैरव को सुनाने के लिए धमाके की आवाज़ जरूरी है, तो वही बात है, ठीक है। बस समझ में, भैरव को सुनाने के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। ये इन्होंने बम फेंका, ये भागे नहीं, ये वहीं खड़े रहे, ठीक है। बस समझ में, क्योंकि इन्होंने दिखाना था कि भैया तुम्हें यदि सुनाई नहीं देगा ना तो हम आपको सुनवा देंगे, कैसे सुना जाता है, ठीक है। और इनका एक इंपॉर्टेंट स्लोगन कौन सा था, इनकलाब जिंदाबाद, जो जुनून भर देता है। भाई बात समझ में, चलिए जिंदाबाद, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको फांसी कब हुई थी, इनको मतलब हमारे लिए तो ये शहीद हो गए, मतलब फांसी यदि बोले इस टर्म में, तो 20 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1931 में इनको फांसी हुई। किन किन कोई, हमारे भगत सिंह जी को प्लस राजगुरु जी को प्लस सुखदेव जी को, ठीक है। बस समझ में आ गया। इनके इंपॉर्टेंट किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे ये, आपको किस सर, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, ठीक है। नौजवान भारत सभा, कौन सी जी, नौजवान भारत सभा भी ये इनसे भी जुड़े हुए थे, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, हर चीज़ हमने टाइप कर लिया है। ये 1916 से लेकर 1932 के पोर्शन में जितना भी हमने टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी 1932 से लेकर 1947 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उस पर हम अपना वीडियोज़ लाएंगे और उस पर काम, मतलब आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे PYQ, ठीक। और मैंने आपको बोला है प्लीज़ मेंस का जो बैच है आप लोगों के लिए, इसको ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा है, ठीक है। प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आंसर राइटिंग करोगे, आप पढ़ तो रहे हो, यदि आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप स्ट्रक्चर में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ठीक। प्रीलिम्स के बाद जो बच्चा प्री निकाल रहा है, जो पास कर रहा है वो भी, और जो जिसका नहीं क्लियर हो रहा है वो भी, प्लीज़ तो 2 मंथ में आप लीजिए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स जो है, आपका जो फाउंडेशन नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब उसको एक स्ट्रक्चर देने की बारी है, तो मेंस की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आज नहीं कल आप मेंस में जरूर बैठोगे, आप मेंस लिखोगे। आपके पास सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, मेंस इंटरव्यू तक गए हुए लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। क्वालिफिकेशन में आप ला के रख दी हैं सामने, इसलिए हमने भी सीटें लिमिटेड रखी है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाइज हम कंटेंट और उनको चेक करें उनकी कॉपी को, ठीक है। कोई वो नहीं रखा कि भाई बहुत ज़्यादा बच्चा है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चे हिंदी मीडियम के, 30 बच्चे इंग्लिश मीडियम के, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, थैंक यू।